दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हमारा पॉलिटी का सेशन चल रहा था। पॉलिटी में हम इस समय मूल अधिकारों पर बात कर रहे थे और मूल अधिकारों में हम समानता का अधिकार पढ़ चुके थे। स्वतंत्रता के अधिकार पर डिस्कशन चल रहा था। स्वतंत्रता के अधिकार में भी हम आर्टिकल 19 पर पूरी तरह से चर्चा कर चुके थे, प्री के हिसाब से भी और मेंस के हिसाब से भी। आज हम स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 पर बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। ये प्री के साथ साथ मेंस के लिए बहुत लाभदायी सिद्ध होगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और लोगों को भी शेयर करें। आइए हम बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 20 पर। 19 तक हम पहले चर्चा कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या क्या बताता है? आर्टिकल 20 है किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। आर्टिकल 20 किसके मामले में संरक्षण देता है? किसी अपराध के मामले में। जब किसी व्यक्ति पर कोई आपराधिक मामला हो तो उसके मामले में ये संरक्षण प्रदान करता है। और इसके थ्रू 3 आर्टिकल हैं, मतलब सब क्लॉज है। आर्टिकल 20A, आर्टिकल 20B और आर्टिकल 20C। ABC करके 3 आर्टिकल 20 में ABC करके 3 और आर्टिकल ऐड हैं जिनमें किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण की बात की गई है। पहला आर्टिकल कहता है कि कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण का मतलब हुआ भूतलक्षी कानून नहीं। भूतलक्षी कानून नहीं। इसका क्या अर्थ है? कार्योत्तर विधियों से संरक्षण या भूतलक्षी कानून। भूतलक्षी कानून का मतलब है कि जैसे कोई कानून आज अगर बनाया गया और अपराध कल हो चुका है तो उस अपराध के लिए आज वाला कानून लागू नहीं होगा। यानी कि जो कानून आज बना है वो आज से लागू होगा, उसके पहले से लागू नहीं होगा। भले उस अपराध की सजा बाद में दी जा रही हो, लेकिन अपराध जिस समय किया गया है उसी समय का कानून उस अपराध पर लागू होगा, ना कि उसके बाद वाला कानून। इसीलिए कहा गया कि भूतलक्षी कानून नहीं है। यानी कि जो कानून बनेगा वो भूतकाल से प्रभावी नहीं होगा, वर्तमान समय से प्रभावी होगा। क्या मतलब है इसका? कि अपराध के समय विद्यमान कानून के अनुसार दंड मिलेगा। अपराध के समय विद्यमान कानून के अनुसार दंड। किसके अनुसार दंड मिलेगा? कि अपराध के समय जो कानून अपराध के समय था उसी कानून के आधार पर अपराधी को दंड दिया जाएगा।
ना कि किसी बाद के कानून के आधार पर। इसी के लिए आपको पता है कि जब निर्भया कांड हुआ था तब एक बहस हुई थी कि कानून था जुवेनाइल एक्ट, जुवेनाइल एक्ट। इसमें बाद में संशोधन किया गया। इस संशोधन में क्या किया गया कि ये जो एक्ट था इसमें क्या था कि जो 18 वर्ष से कम के अपराधी हैं, 18 वर्ष से कम के जो अपराधी हैं उनके लिए क्या है कि उन्हें बाल सुधार गृह में भेजने की बात कही गई थी। बाल सुधार गृह भेजा जाता था। और जो वयस्क लोग हैं उनके लिए तो नॉर्मल कानून थे, लेकिन जुवेनाइल एक्ट के थ्रू कहा गया कि अगर वही अपराध किसी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे ने किया है तो उसके लिए सजा ये होगी कि उसे बाल सुधार गृह भेजा जाए और वहां उसे सुधारने का प्रयास किया जाए। लेकिन निर्भया कांड जब हुआ तब इसमें एक संशोधन किया गया और इस संशोधन में कहा गया कि जो 16 से 18 वर्ष के बच्चे हैं, जो भले अवयस्क हैं लेकिन इन्होंने कोई दुर्लभतम अपराध किया है, दुर्लभतम अपराध किया है, जो अपराध इनकी उम्र के हिसाब से नहीं होना चाहिए वो अपराध इन्होंने कर दिया है, तो इन्हें भी वयस्क के अनुसार सजा दी जाएगी। लेकिन इसमें भी वही बात लागू हुई कि भूतलक्षी प्रभाव में नहीं आया और इसमें जो 4-5 लोग शामिल थे उसमें जो सबसे छोटा शख्स था वो 18 साल से कम था, 17 साल का था, इसीलिए उसे बाल सुधार गृह भेजा गया और उसे फांसी की सजा नहीं दी गई। लेकिन निर्भया कांड के बाद इसमें सुधार तो हुआ, पर जो निर्भया कांड हुआ उसमें विरोध हुआ और निर्भया कांड के बाद ये कहा गया कि अब सिविल मामलों में भूतलक्षी कानून बनाए जा सकते हैं। तो ये तो था आर्टिकल 20A में। अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल 20B में क्या था। इसे मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। आर्टिकल 20B जो है ये दोहरे दंड से संरक्षण करता है। दोहरा दंड नहीं, मतलब क्या है कि दोहरा दंड एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। ये कौन कह रहा है? आर्टिकल 20B कि अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही दंडित किया जा सकता है, एक बार ही दंडित किया जा सकता है। उस अपराध के लिए उसे एक से अधिक बार सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये कौन कहता है? आर्टिकल 20B। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 20C पर। आर्टिकल 20C कहता है कि ये आत्म अभिशंसन नहीं है। इसमें क्या बताया गया? आत्म अभिशंसन नहीं। आत्म अभिशंसन नहीं का मतलब है कि अपने प्रति यानी कि स्वयं के लिए साक्ष्य प्रोवाइड कराने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। स्वयं के प्रति साक्ष्य उपलब्ध
कराने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका अपवाद है कि चिकित्सीय साक्ष्य लिए जा सकते हैं, चिकित्सीय साक्ष्य अलाउड है। जैसे खून की जांच, रक्त सैंपल, डीएनए, फिंगरप्रिंट, ये सब लिए जा सकते हैं। पर इनमें भी जैसे ब्रेन मैपिंग है, पॉलीग्राफिंग है, ये सब टेस्ट इसमें नहीं किए जा सकते। और इन सब के जो ब्रेन मैपिंग वगैरह है उनमें अभियुक्त की सहमति आवश्यक है। अगर वो स्वयं सहमति देता है उससे पूछ के आप कर सकते हैं, वरना उसकी ब्रेन मैपिंग वगैरह आप नहीं कर सकते। तो ये आर्टिकल 20 में था। क्या क्या था? आर्टिकल 20A बताता है कि कार्योत्तर विधि से संरक्षण, यानी कि जिस समय अपराध हुआ है उसी समय के कानून के हिसाब से उस व्यक्ति को सजा दी जाएगी, ना कि उसके बाद बने हुए कानून से। भले उसको सजा जब मिले, जब उसके केस का फैसला हो तब कानून बदल चुका हो, लेकिन उसके केस का जो फैसला किया जाएगा वो उस समय के कानून के हिसाब से किया जाएगा जब उसने अपराध किया था और उस समय वो कानून था। तो ये कौन सा है? आर्टिकल 20A। आर्टिकल 20B कहता है कि दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करता है, यानी कि एक ही अपराध के लिए आपको 2 बार, किसी भी अपराधी को 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20C बताता है कि आपको स्वयं के प्रति, यानी कि किसी अपराधी को स्वयं के प्रति साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी कि वो स्वयं के प्रति बाध्य नहीं है। वो मन करेगा तो अपने साक्ष्य स्वयं देना चाहेगा, सरेंडर करेगा तो अलग बात है, लेकिन कोई भी कानून उसको बाध्य नहीं कर सकता कि वो अपने खिलाफ गवाही दे या अपने खिलाफ साक्ष्य प्रयुक्त करे। लेकिन कुछ चिकित्सीय साक्ष्य हैं जो लिए जा सकते हैं, जैसे डीएनए है, रक्त सैंपल है, ये सब लिया जा सकता है। उसमें भी ब्रेन मैपिंग वगैरह या पॉलीग्राफिंग टेस्ट वगैरह जो होते हैं उन्हें नहीं किया जा सकता। तो ये आर्टिकल 20 में बताया गया है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 21 पर। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण क्या, दैहिक क्या? इसमें 2 शब्द हैं, प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता। 2 शब्दों पर बात करेंगे। प्राण की स्वतंत्रता यानी कि जीने का अधिकार, किसी की जिंदा रहने का अधिकार, यानी कि प्राण बचाने का अधिकार प्राण की स्वतंत्रता है। और दैहिक स्वतंत्रता क्या है? कि शारीरिक, मानसिक और आत्मिक सभी तरीकों से क्या हो, वो संप्रभु हो। उसे चयन का अधिकार हो। चयन का अधिकार का मतलब है कि उसे किस तरह जीना है ये वो खुद चयन करे कि उसे कैसे जीना है। ये दोनों स्वतंत्रता मिलाकर आर्टिकल 21 बनता है, जिसमें क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। किस तरह की स्वतंत्रता? एक तो जीवन जीने की स्वतंत्रता, मतलब जिंदा रहने की स्वतंत्रता।
दूसरा है दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि शारीरिक, मानसिक और आत्मिक सभी तरीके से संप्रभु हो। हमारा शरीर है, हम जैसे जीना चाहे वैसे जी सकते हैं, इसका हमें अधिकार हो। ये दोनों आर्टिकल 21 देता है। लेकिन ये दोनों अधिकारों को कोई भी सरकार या कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं छीन सकता। सिर्फ इसे कैसे हटाया जा सकता है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से इसे कम किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई कानून के दायरे में आ रहा है तो इसे कम किया जा सकता है। जैसे कोर्ट सजा दे दे, आपको जेल में रहना है, तो ये विधि के द्वारा दिया गया, मतलब आपकी स्वतंत्रता यहाँ कम हो जाती है कि आप अपने शरीर को, अपने आप को अपने अनुसार स्वतंत्र नहीं रख सकते। आपको जेल में ही रहना है, सामान्य विचरण नहीं कर सकते। फांसी की सजा भी दे देती है कोर्ट, मतलब मृत्यु भी मिल सकती है। आप जिंदा रहने का अधिकार भी आपसे छीना जा सकता है अगर आपने ऐसा कोई अपराध किया है। तो इस तरह का विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ये कम और अधिक किया जा सकता है। आर्टिकल 21 के लिए एक बहुत फेमस विवाद था, मेनका गांधी वाद। इसमें दो तरह के जीवन की बात कही गई। इसमें कहा गया कि जो जीवन का अधिकार है, जीवन का अधिकार, तो जीवन के अधिकार का मतलब है कि जीवन तो पशु भी जीते हैं, तो क्या उन्हें भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत लाया जाए? कैसा जीवन का अधिकार? पशुवत जीने का अधिकार, पशुवत जीवन का अधिकार, या गरिमा मानवीय जीवन का अधिकार, मानवीय जीवन का अधिकार, मानवीय जीवन का अधिकार। पशुवत जीवन का अधिकार का मतलब है भौतिक अस्तित्व से, भौतिक अस्तित्व से। भौतिक अस्तित्व से मतलब है आपको खाना मिल गया, पानी मिल गया, रहने के लिए घर मिल गया, बस आप जी रहे हैं, तो ये भौतिक अस्तित्व है। मतलब आपका मेंटली कुछ नहीं है, आपको ना कुछ आगे बढ़ने का सोचना है, ना आत्मसम्मान चाहिए, ना कुछ चाहिए, तो ये पशुवत जीवन हो गया जिसमें भौतिक अस्तित्व की बात है। इस तरह मनुष्य की तरह मतलब गरिमामय जीवन, जिसमें शिक्षा का अधिकार है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, सड़क का अधिकार है, आने जाने का अधिकार है, सभी अधिकार इसमें शामिल हैं। तो इन दो तरह की बात की गई। और कई वादों में कई अधिकार जोड़े गए। आइए हम वाद के नाम लिखते हैं और कौन कौन से अधिकार किस वाद में जोड़े गए उन पर बात कर लेते हैं। आर्टिकल 21 काफी बड़ा आर्टिकल है, इसे हम अगले वीडियो में भी आपको और विस्तार से बताएंगे। अभी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उन्हें इस वीडियो में बताती हूँ, उसके बाद वो पॉइंट मैं अगले वीडियो में नहीं बताऊंगी जो इसमें बता रही हूँ, उसमें मैं आगे का बताऊंगी मेंस के हिसाब से कि क्या क्या जानना जरूरी है। इसमें पीटी के हिसाब से है मोहिनी जैन बात। इसमें किसकी बात की गई? शिक्षा के अधिकार की। शिक्षा के अधिकार की। हुस्न आरा खातून, हुस्न आरा खातून ने शीघ्र विचारण, मतलब कोई मुद्दा है तो उस पर शीघ्र विचार किया जाए, ये भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आएगा। MC मेहता,
MC मेहता ने कहा स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। परमानंद करारा, परमानंद करारा का जो बात था उसमें चिकित्सीय सहायता, ये भी मौलिक अधिकार है। सुनील बत्रा के केस में कहा गया कि एकांत कारावास के विरुद्ध संरक्षण, मतलब किसी को काल कोठरी में अकेले बंद नहीं कर सकते। एकांत कारावास के विरुद्ध संरक्षण। अगला है विशाखा वर्सेस राजस्थान। महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन शोषण से संरक्षण। सतवंत सिंह विदेश जाने का अधिकार, ये आपका आर्टिकल 19 में भी है, विदेश जाने का अधिकार। और चमेली सिंह आश्रय का अधिकार। ये कुछ केसेस और कुछ इंपॉर्टेंट अधिकार हैं जो आर्टिकल 21 में दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? मोहिनी जैन, बाद में शिक्षा के अधिकार पे बात की गई। हुस्न आरा खातून का जो केस था उसमें शीघ्र विचारण की बात कही गई कि किसी भी मुद्दे पर शीघ्र विचार किया जाए। MC मेहता के केस में स्वच्छ पर्यावरण को मौलिक अधिकार बनाया गया। परमानंद करारा के समय चिकित्सीय सहायता को, और सुनील बत्रा के केस में एकांत कारावास के विरुद्ध संरक्षण की बात की गई। विशाखा वर्सेस राजस्थान के केस में महिलाओं का जो कार्यस्थल पर यौन शोषण होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, उसके संरक्षण की बात की गई। सतवंत सिंह ने विदेश जाने का अधिकार और चमेली सिंह के केस में आश्रय का अधिकार पर बात की गई। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और उनके केसेस हैं जो आर्टिकल 21 में समाहित है। ये आपके पीटी के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। मेंस में भी कहीं कहीं आपको कुछ बात अपनी सिद्ध करनी है तो उसके लिए ये फैक्ट के रूप में काम करते हैं। तो आगे हम अब जो बात करेंगे वो आर्टिकल 21 के पूरे वीडियो पर बात करेंगे। जब हम एक पूरा वीडियो आर्टिकल 21 के मेंस के आधार पर बताएंगे कि आर्टिकल 21 में और क्या क्या समाहित है। निजता के अधिकार पर भी बात करेंगे और जीवन जीने के अधिकार को किस तरह विस्तृत किया गया, उसमें क्या क्या समाहित है। मेंस में अगर प्रश्न आए तो हम उसे किस तरह डील करेंगे, सब बात हम अगले वीडियो में करेंगे। हम वीडियो बहुत लंबे नहीं बनाते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो, और आपको अगर अधिक देर देखने की आदत है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें क्रमबद्ध तरीके से देख सकते हैं। तो आप अगर आपको लगता है कि आपको 1 घंटे का वीडियो देखना है तो आप 2-3 वीडियो एक साथ मिला के देख सकते हैं और टॉपिक पूरा कर सकते हैं। आपको सारे मौलिक अधिकार एक बार में पढ़ना है तो कुछ हो चुके हैं, कुछ बचे हैं, सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो आप पहले से लेकर लास्ट तक एक ही दिन में देख लीजिएगा, पर वो ज़्यादा हो जाएगा। मोबाइल पर बहुत ज़्यादा देर बने रहना भी ठीक नहीं होता, इसलिए मैं बहुत बड़े वीडियो नहीं बनाती। बाकी आपकी इच्छा है, आप जैसे चाहे पढ़िए। तो आशा है आपको ये पसंद आ रहा होगा। आप अपने सुझाव हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।